हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 का 6वां पाठ त्रिकोणमिति देख रहे हैं। इसका पहला एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक्सरसाइज के सारे सवाल समझ में आए होंगे। उस एक्सरसाइज से संबंधित ऑलरेडी मैं 4 वीडियो भेज चुका हूं। आज यहाँ इस पाँचवीं वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 6.2 से संबंधित सवाल देखने वाले हैं और यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के उपयोजन के बारे में देख रहे हैं, मतलब उसका उपयोग कहाँ पर होता है, उससे संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा। कि जैसे एक निरीक्षक है, मान लीजिए एक निरीक्षक यहाँ पे खड़ा है और वो किसी ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान को देख रहा है। मान लीजिए बिंदु ए है और इस बिंदु बी को वो देख रहा है। तो ये मान के आपको चलना है, ये जो निरीक्षक है इसकी ऊंचाई 0 मानना है। वैसे तो हम अगर कहीं खड़े तो हमारी अपनी कुछ ऊंचाई होती है, लेकिन किताब में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आपको निरीक्षक की ऊंचाई 0 मान लेना है, नगण्य मानना है। और यहाँ से इस जमीन, इसको एक जमीन हम मान लें। मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ इस तरह से यहाँ पे खड़ा होगा। तो अगेन आपको एक बात मान के चलना है कि पेड़ हमेशा इस जमीन के साथ लंबवत है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी पेड़ तिरछे भी होते हैं, इमारत तिरछी भी हो सकती है, खंभा तिरछा भी हो सकता है, पर उस इमारत को, पेड़ को, खंभे को, दीप स्तंभ को हमको एक रेखाखंड से दिखाना है और जमीन के साथ सदैव ये मान के चलना है कि वो लंबवत है। और जब हम यहाँ से इस बिंदु को देखते हैं, मतलब उसके ऊपरी भाग को देखते हैं, तो इस दिशा में हमें देखना होता है। इस दिशा में देखने की दिशा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये एक बात आपको ध्यान देना है कि इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि हम यहाँ से इस जमीन को, चाहे जमीन कहो या क्षैतिज समांतर सतह, क्योंकि कभी कभी जमीन के ऊपरी भाग से भी आप किसी ऊपर की चीज़ को देख सकते हो या नीचे की चीज़ को देख सकते हो। तो उस समय हमको कल्पना करना है क्षैतिज समांतर सतह, मतलब जमीन के समांतर वहाँ से एक काल्पनिक रेखा हम सोचते हैं। तो वहाँ से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर की ओर देखने वाले कोण को हम बोलते हैं उन्नत कोण। उन्नत कोण, ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर की दिशा में देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको उन्नत कोण बोलते हैं। और एक दूसरा सिचुएशन इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी इमारत की छत पर खड़े हैं, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है यहाँ एक इमारत का टॉप वाला हिस्सा है, मान लीजिए ए। अब यहाँ से आपको मान लीजिए नीचे की तरफ देखना है, इस बिंदु सी को, इस बिंदु को सी को देखना है। तो पहली बात तो ये मान लेना है कि ये इमारत इसके साथ सदैव लंबवत है। कहीं प्रश्न में ये नहीं लिखा रहेगा कि लंब है कि नहीं, वो आपको अंडरस्टूड है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि जब हम यहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं तो इस बार दृष्टि रेखा ऐसे है, ये दृष्टि रेखा है। अब समझना ये है कि दृष्टि रेखा कोण कैसे बन रहा है, क्योंकि कोण हमेशा 2 भुजाओं से बनता है, एक तो दृष्टि रेखा और एक या तो जमीन हो सकता है या तो जमीन के समांतर कोई रेखा हो सकता है। तो जैसे यहाँ हम यहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं, एक भुजा तो ये होगा, जनरली कभी कभी गलती होती है, दूसरी भुजा हम इसको मान लेते हैं जबकि वो गलत है। दूसरी भुजा आपको किसे मानना है, इस जमीन के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचा जाता है। याद रखो, ये काल्पनिक रेखा पर हम विचार करते हैं। इसी रेखा को बोला जाता है क्षैतिज समांतर रेखा। इसे कहते हैं क्षैतिज, क्योंकि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, आड़ा है, और ये जमीन के समांतर है, इसलिए इसको कहते हैं क्षैतिज समांतर रेखा। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है और ये कोण नीचे की तरफ बन रहा है, इस कोण को कहा जाता है अवनत कोण। ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अवनत कोण। तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि जब हम ऊपर की दिशा में देखते हैं तो बनने वाले कोण को उन्नत कोण कहते हैं,
जब हम नीचे की दिशा में देखते हैं तो बनने वाले कोण को अवनत कोण बोला जाता है। और अवनत कोण के बारे में विशेष ये भी ध्यान रखना है कि कोण किन दो भुजाओं के बीच बनता है। एक तो क्लियर है दृष्टि रेखा, और दूसरी भुजा, इसको गलती से नहीं मान लेना है, बल्कि इस जमीन के समांतर यहाँ से काल्पनिक रेखा पर विचार करते हैं, और उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो अवनत कोण है। तो मोटी बात है कि ऊपर की दिशा में देखें तो उन्नत कोण, नीचे की दिशा में देखें तो अवनत कोण। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझना है कि अगर इस कोण को मैं यहाँ थीटा मान लूँ, तो चूंकि ये रेखा इसके समांतर है तो यहाँ पे जेड जैसी आकृति बन रही है, मतलब ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ये कोण भले हमें नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, कारण ये दोनों एकांतर कोण हैं और समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बन रहे हैं। तो ये बनने वाले एकांतर कोण सर्वांगसम होंगे। इस बेसिक नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 6.2 का पहला सवाल देखते हैं। यहाँ बच्चों आप प्रश्न पे ध्यान दो। प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न संख्या 6.2 का, कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर खड़ा है। ये पहला वाक्य है, इसको समझते हुए आपको आकृति बनाना है। देखो इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप एक आकृति सही बना लेते हो तो सवाल में कुछ खास नहीं बचता है। तो जैसे कि स्थिति बन रही है कि एक गिरजाघर है, उससे 80 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो जैसे मैंने आकृति इस तरह से बनाया कि ये एक गिरजाघर मैंने बना दिया और यहाँ से 80 मीटर की दूरी पर एक आदमी को खड़ा कर दिया। मान लीजिए ये बिंदु ए उस व्यक्ति को दर्शा रहा है और ये बिंदु बी उस गिरजाघर की छत को दर्शा रहा है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गिरजाघर और जमीन के बीच जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश होगा। ये मान लीजिए जमीन है और ये गिरजाघर है। और यहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा है जिसको हम निरीक्षक भी बोल सकते हैं, और ये उस गिरजाघर का छत है। तो ये जानकारी के हिसाब से आकृति बना। गिरजाघर से 80 मीटर दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा है, मतलब यहाँ क्या हुआ कि ये जो दूरी है इस बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु सी है, यहाँ से ये व्यक्ति के बीच की दूरी 80 मीटर दिया गया है। ये 80 मीटर है। आगे स्थिति क्या है? उस व्यक्ति की द्वारा गिरजाघर की छत की ओर देखने पर, मतलब व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से वो क्या कर रहा है? इस छत को देख रहा है। तो मतलब इस तरह से इस दिशा में वो देख रहा है, ऊपर की ओर देखने पर 45 अंश माप का उन्नत कोण बनता है। ये उन्नत कोण मतलब ऊपर की ओर कोण बन रहा है। तो ऊपर की ओर का कोण कैसे बनेगा? ये दृष्टि रेखा और जमीन के बीच में ये जो कोण बन रहा है ये ऊपर की ओर बन रहा है और ये 45 अंश माप का बन रहा है, जिसको कि हम सांकेतिक रूप में थीटा लिखते हैं। तो गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रश्न है कि यहाँ पे इस गिरजाघर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो अगर डायग्राम स्पष्ट रूप से समझ रहे हो तो बहुत आसान हो जाता है सवाल कि हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ये लंबाई हमें 80 दी है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस सवाल को दो तरीके से आप विचार कर सकते हो कि अगर ये कोण 90 अंश है, ये 45 अंश है, तो निश्चित रूप से ये भी 45 अंश होगा। और जब ये 45 अंश हो गए, समझ में आ गया, तो हम कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसलिए अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो इस तरह से भी सवाल करोगे तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ मैं त्रिकोणमिति के गुणधर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो गुणधर्म क्या कहता है? सबसे पहले तो ये जो भी माना गया है डायग्राम में उनको लिखना पड़ता है कि माना गिरजाघर की ऊंचाई जिसको कि सांकेतिक रूप BC से हम दिखा रहे हैं वो ज्ञात करना है। दूसरा, व्यक्ति की दूरी जिसको कि हम यहाँ AC से दिखा रहे हैं वो दिया है 80 मीटर, और बनने वाला उन्नत कोण जो कि यहाँ पे कोण
CAB या BAC है वो दिया है 45 अंश। वैसे बहुत ज़रूरी है बच्चों कि आप एग्जाम में डायग्राम सही सही बनाओ। तो ये चीज़ें लिखना रहता है, लेकिन अगर किसी कारण से उसमें कहीं चूक भी होती है, वैसे चूक होने का सवाल ही नहीं उठता अगर आप डायग्राम सही बना रहे हो, सही समझ रहे हो। लेकिन एग्जामिनर उसको कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, वो डायग्राम पे फोकस करते हैं और आगे आने वाले स्टेप पर फोकस करते हैं। तो आगे आने वाला स्टेप क्या कहता है कि हमें ये भुजा ज्ञात करना है, ये भुजा हमें मालूम है और ये कोण हमें मालूम है। तो इन तीनों से संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है उस पर विचार करेंगे। तो इस कोण के नजरिए से ये सम्मुख भुजा, ये संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो है tan थीटा। तो हम tan पर विचार करेंगे। वैसे कॉट पे भी विचार कर सकते हैं, पर सीधा सीधा हम tan पे विचार करते हैं कि tan थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। और इस डायग्राम के नजरिए से यहाँ पे tan 45, सम्मुख भुजा यहाँ पे इस कोण के नजरिए से BC और संलग्न भुजा AC। याद रखो ये अल्फाबेट किसको क्या मान रहे हैं उसके अनुसार ये चेंज हो जाएगा, इसलिए हमेशा सावधानी रखो कि यहाँ सम्मुख भुजा मतलब हमने कौन सा बिंदु को लिया है उसके अनुसार नाम रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना कि tan 45 आपको 9th में सिखाया गया है, यहाँ 10th में भी आपको एक सारणी दिया गया है कि अलग अलग कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान क्या होता है। और अगर आप ध्यान में लोगे तो tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ पे BC आपको ज्ञात करना है और AC का मान 80 दिया गया है। यहाँ 1 को आप 1/1 अचीव कर सकते हो, तो तिर्यक गुणा करोगे तो आपको BC बराबर आ जाएगा 80 मीटर। अब यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि आपको प्रश्न में कहीं भी BC नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा है गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसलिए हमेशा उत्तर आपके लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस हिसाब से प्रश्न है उसके भाषा में उत्तर लिखो। इसलिए गिरजाघर की ऊंचाई बराबर 80 मीटर, क्योंकि इकाई भी बहुत मायने रखता है। इस तरह से बहुत आसानी से त्रिकोणमिति के गुणधर्म का उपयोग कर हम इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। यहाँ इस प्रश्न नंबर 2 में आपको ध्यान देना है, यहाँ एक दीप स्तंभ की बात किया गया। दीप स्तंभ का मतलब होता है जैसे रोड वगैरह पे जो लाइट के खंभे होते हैं, या कभी कभी किसी क्षेत्र की निगरानी करने के लिए बड़े बड़े पोल बनाए जाते हैं और उसके ऊपर लाइट होता है और वहाँ एक व्यक्ति को खड़े होने के लिए जगह भी होती है, वहाँ से वो दूर तक निगरानी रख सकता है। पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको ये समझना है कि दीप स्तंभ बोलेगा तो एक खंभा है, बस इतनी सी बात। एक दीप स्तंभ है से किसी जहाज की ओर देखते समय, तो सबसे पहले तो आप ये कल्पना करो कि एक दीप स्तंभ इस तरह से बना लिए हम। मान लीजिए दीप स्तंभ है AB। अब यहाँ से ये जमीन है और कुछ दूरी पर एक जहाज है। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु C जहाज के बारे में आइडिया दे रहा है। फिर से आपको ये मान के चलना है कि जहाज की ऊंचाई ना के बराबर। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ ज़मीन है कि पानी, शायद कुछ दूर पानी हो सकता है, कुछ दूर ज़मीन हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। तो चाहे ज़मीन समझो या ज़मीन प्लस पानी समझो। और यहाँ ये दीप स्तंभ इसके साथ लंबवत है। अब आपको इस प्रश्न में दिया है कि दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय, मतलब इस बार कहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से नीचे की ओर देखा जा रहा है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, औन्नत कोण। औन्नत कोण से तुरंत समझ जाओ कि हम नीचे की दिशा में देख रहे हैं, मतलब यहाँ से इस दिशा में देखा जा रहा है और ये जहाज को देखा जा रहा है। ये दृष्टि रेखा है और ये नीचे की तरफ देखा जा रहा है। नीचे की ओर देखने पर 60 अंश का औन्नत कोण बनता है।
तो कभी कभी मैंने जैसा कि पहले बताया, बच्चे गलती से जल्दी में 60 अंश कहाँ दिखाऊं फट से यहाँ दिखा देते हैं, या अंदाज से यहाँ दिखा देते हैं, जो कि सही तो हो जाता है पर कैसे आया वो पता नहीं। याद रखो, जब भी अवनत कोण की बात हो तो सबसे पहले आप यहाँ से, यहाँ इस जहाँ से वो निरीक्षक देख रहा है वहाँ से जमीन के समांतर एक क्षैतिज रेखा की कल्पना करते हैं। ये एक रेखा हम खींच रहे हैं जो कि समांतर है इस जमीन के, और इन दोनों के बीच में जो नीचे की दिशा में कोण बन रहा है वो अवनत कोण होगा, और यहाँ पर वो कोण 60 अंश है, जिसको कि हम थीटा भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे ये कोण 60 अंश है। आगे प्रश्न क्या कर रहा है, यह दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर है। ध्यान दो, पिछले सवाल में क्या था, वो व्यक्ति यहाँ खड़ा था और उस गिरजाघर से 80 मीटर की दूरी पे खड़ा था, मतलब ये दूरी हमको दिया था। इस प्रश्न में क्या दिया है, इस दीप स्तंभ की ऊंचाई दिया है, मतलब ये जानकारी आपको दिया है 90 मीटर। आपको ज्ञात करना है वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर है, मतलब ये जो जहाज है यहाँ से कितनी दूरी पर है। इसमें एक चीज़ और गौर करने वाला है कि आपको इस जहाज की दूरी यहाँ से नहीं ज्ञात करना है कि भाई यहाँ से कोई देख रहा है तो ये दूरी ज्ञात करो, नहीं, ये दूरी नहीं ज्ञात करना है। दूरी हमेशा सीधा ज्ञात करते जो लंबवत होता है कि ये दीप स्तंभ है तो यहाँ से लंबवत दूरी है, ये दूरी हमें ज्ञात करना है। ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ठीक पिछले प्रश्न का उल्टा देखा जाए तो हो गया, उसमें ये जानकारी दिया था, ये ज्ञात करना था, इसमें ये जानकारी दिया है, ये ज्ञात करना है। उसमें यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे थे, इसमें यहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मानने वाली प्रक्रिया लिख देते हैं कि माना दीप स्तंभ की ऊंचाई जिसको कि हम यहाँ ए बी दिखा रहे हैं बराबर जो जानकारी में दिया है 90 मीटर, और दीप स्तंभ से जमीन की दूरी, दीप स्तंभ से जहाज की दूरी जिसको कि यहाँ पे BC से हम दिखा रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है। और जो अवनत कोण बन रहा है, अगर मैं इसको एक बिंदु, काल्पनिक बिंदु D मान लूं तो अवनत कोण DAC बराबर 60 अंश बन रहा है, और चूंकि ये अवनत कोण है इसलिए ये कोण इस कोण के सर्वांगसम होगा। मतलब कोण ACB, जिसको कि अगेन मैं थीटा से दिखा सकता हूँ क्योंकि दोनों सर्वांगसम है, कि कोण ACB बराबर होगा कोण DAC बराबर 60 अंश। कारण इसका हम लिखेंगे एकांतर कोण। ध्यान दो, हमें जानकारी में ये कोण दिया है 60 अंश, लेकिन इसके आधार पर इसको भी हम 60 अंश लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं, और रेखाएं समांतर होने से एकांतर कोण भी सर्वांगसम होंगे। अब यहाँ पहुँचने के बाद आप इस स्थिति को भूल जाओ, आप सिर्फ इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करो, इस समकोण त्रिभुज पे। इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा मालूम है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अगेन इस सवाल को भी आप, अगर पाइथागोरस वाला पाठ याद होगा कि ये 60 अंश का कोण है, मतलब ये 30 अंश का कोण होगा, मतलब ये 30, 60, 90 कोण वाला त्रिभुज है। तो उस गुणधर्म का उपयोग करके आप पहले कर्ण ज्ञात कर सकते हो, बाद में 30 के सामने की भुजा ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल सही होगा और पूरे नंबर मिलेंगे। तो वो तो आपको आता है, तो वो तो आप जब चाहो कर सकते हो। यहाँ हम लोग त्रिकोणमिति के गुणधर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा 60 अंश का कोण बने, कोण तो कितने अंश का भी बन सकता है, तब वो 30, 60, 90 का गुणधर्म उपयोग में नहीं आएगा। इसलिए हमको ये त्रिकोणमिति भी सीखना है। हाँ, और एक आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि 60 अंश की जगह सर 70 अंश का कोण बनेगा तो हम कैसे करेंगे। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, अगर 70 का कोण बनेगा तो यहाँ ब्रैकेट में उसका मान भी दिया रहेगा। अगर आप उदाहरण देखोगे तो उसमें इस प्रकार के सवाल हैं। अब आपको यहाँ ये सोचना है कि 60 के सामने की भुजा मालूम है, संलग्न भुजा ज्ञात करना है, तो इन दोनों में संबंध बताने वाला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अगेन सेम क्वेश्चन हो जा रहा है कि tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा
बटे संलग्न भुजा। यहाँ पे tan थीटा का मतलब है tan 60, सम्मुख भुजा यहाँ पे AB और संलग्न भुजा BC। अब फिर से आपको थोड़ा सा निर्भर रहना होगा कि tan 60 का मान क्या होता है। उस सारणी को अच्छी तरह से आपको याद रखना होगा। तो उस सारणी के अनुसार tan 60 का मान आएगा करड़ी में 3 और यहाँ AB का मान 90 दिया है बटे BC। फिर से देखो यहाँ तिर्यक गुणा हम करेंगे तो हमको मिलेगा BC गुणे करड़ी में 3 बराबर 90। मतलब BC बराबर क्या आ जाएगा 90 बटे करड़ी में 3। अब यहाँ पे भी एक गड़बड़ी होती है, कभी कभी जल्दी में सोचते हो करड़ी में 3 क्या करूँ, हाँ दिया है मान रख दो, लेकिन मान रखने के बाद क्या करना है, भाग देना है। और 1.73 से भाग देना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, गलत नहीं है लेकिन भाग देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हर का परिमेयीकरण करते हैं। अब इसके हर का परिमेयीकरण करने के लिए इसके ऊपर नीचे हम करड़ी में 3 का गुणा कर देते हैं। जब ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो हमको ऊपर मिल जाएगा 90 करड़ी में 3 और नीचे इसका इसमें गुणा होने पे 3 आ जाएगा और 3 से इसको आसानी से काट दोगे तो 30 आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल में हमें प्राप्त होता है BC बराबर 30 करड़ी में 3। ध्यान दो, अभी यहाँ स्थिति ये हो रही थी तो करड़ी में 3 नीचे था, लेकिन अब करड़ी में 3 ऊपर आ गया। अब यहाँ मान रखना ज़्यादा बेहतर होगा कि 30 गुणे करड़ी में 3 का मान आपको दिया है 1.73। कभी अगर मान न दिया हो तो आप यहीं पे सवाल को फिनिश कर सकते हो या आप आगे भी बढ़ सकते हो, क्योंकि करड़ी में 3 का मान याद रहना चाहिए। तो 3 का गुणा 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 2 5, लेकिन एक 0 आगे बढ़ जाएगा और 2 अंक के पहले दशमलव। इस तरह से हमें BC का मान प्राप्त हुआ 51.9 मीटर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भी लिखना जरूरी है। कि उत्तर क्या आ जाएगा कि दीप स्तंभ से वो जहाज कितनी दूरी पर है, तो इसलिए लिखेंगे दीप स्तंभ से जहाज की दूरी बराबर 51.9 मीटर। इसके बाद 0 है, अगर उसको लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये उत्तर पूरा होता है। इसके बाद हम तीसरे सवाल पे जाते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 3 में अगर आप ध्यान दोगे तो प्रश्न इस तरह से 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने 2 इमारतें हैं। हम सब प्रश्न को बहुत ध्यान से समझो और उसके अनुसार आकृति बनाओ तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्थिति यहाँ पर यह है कि 2 इमारतें खड़ी हैं और उनके बीच का जो गैप है 12 मीटर का, क्योंकि उसके बीच में एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 12 मीटर दिया गया है। तो जैसे मैं इमेजिन करूं कि एक इमारत ये है और एक दूसरा इमारत है। अब देखो, अब मैं एक दूसरा इमारत को बड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि आगे प्रश्न समझोगे तो अंदाज़ा लगेगा कि हाँ नहीं दूसरा इमारत बड़ा है। एक दूसरा इमारत इस तरह से बना रहा हूँ और दोनों के बीच में ये जो गैप है ये रास्ता है। और जैसे कि मैंने बताया इमारत हमेशा जमीन के साथ लंबवत खड़े होंगे। मान लीजिए ये इमारत AB है, मान लेते हैं ये जो इमारत है ये CD है। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है कि हाँ शुरुआत में 12 मीटर चौड़ाई, मतलब ये जो दोनों के बीच में गैप है जो रास्ता है वो 12 मीटर चौड़ा रास्ता है। आगे स्थिति क्या है, उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है। तो जाहिर है मैंने छोटा इमारत जिसको बनाया मैं उसको 10 मीटर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे प्रश्न पढ़ने से आपको अंदाजा लगेगा मैंने इस छोटे वाले इमारत को 10 मीटर दिखाया। कारण ये है कि जो 10 मीटर ऊंचाई वाला इमारत है उसके छत से, मतलब इसके इस पॉइंट से ये छत हो जाएगा। दूसरी इमारत की छत को, ये जो दूसरी इमारत की छत है इसको देखते समय 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसी में ये बात छिपा हुआ था कि कौन सा इमारत छोटा है और कौन सा इमारत बड़ा है, क्योंकि यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं तो उन्नत कोण बन रहा है। अगर अवनत कोण बनता है तो इसका मतलब ये आगे वाला इमारत छोटा है, लेकिन चूंकि उन्नत कोण बन रहा है
मतलब ये हुआ कि ये जो इमारत है ये ऊंचा है और ये दृष्टि रेखा हुआ। और ये जो कोण बन रहा है उन्नत कोण 60 अंश का, तो 60 अंश का उन्नत कोण कैसे दिखाओगे? पहले सवाल में तो ये सोच रहे थे जमीन से जो ऊपर की दिशा में, लेकिन यहाँ जमीन से ऊपर की दिशा में नहीं, यहाँ आपको क्या सोचना है? जमीन के समांतर क्षैतिज, मतलब एक यहाँ से इसके ठीक क्षैतिज समांतर एक लाइन की कल्पना करना है। ये लाइन इसके समांतर होगा और ऑफकोर्स क्षैतिज है, तो जब समांतर है तो ये कोण 90 अंश का होगा। मान लीजिए ये बिंदु जो है ई है, और ये जो कोण बन रहा है ये उन्नत कोण ये 60 अंश का दिया है। ऐसा प्रश्न कर रहा है कि हम यहाँ से जब इसकी छत को देखते हैं तो 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो। अब दूसरी इमारत की ऊंचाई का मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस प्रश्न पर विचार करो कि ये 90 है, ये 90 है, मतलब इधर से ये, इधर से 90 तो ये भी 90, और अगर 3 कोण 90 है तो ये चौथा भी 90 होगा। और अगर किसी चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 अंश है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आयत हो गया। तो सबसे पहले तो हमें लिख लेते हैं जो हमने माना है कि माना एक इमारत की ऊंचाई AB है, जो कि जानकारी के हिसाब से 10 मीटर, और दूसरी इमारत की ऊंचाई को हम CD मान रहे हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है। और रास्ते की चौड़ाई जो कि BD है, यहाँ पर वो जानकारी में दिया है 12 मीटर। और हमने ये विचार किया कि AE समांतर है BD के तथा कोण CAE जो कि उन्नत कोण बन रहा है वो 60 अंश का कोण है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि जो डायग्राम है उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये समझना है कि ये कोण 90 अंश है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चूंकि AB लंब है BD पर और CD भी लंब है BD पर और AE समांतर है BD के, इसलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABDE, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ABDE एक आयत है। क्योंकि ये समांतर होने का मतलब हो गया कि ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, या ऐसे सोचो कि ये इधर से लंब डाले तो ये 90, 3 कोण 90 तो चौथा कोण भी 90 होगा। मतलब अगर प्रत्येक कोण 90 अंश है तो उसको हम आयत कह सकते हैं। और अगर ये आयत है तो AB बराबर DE बराबर 10 हो जाएगा, और ये BD बराबर AE ये 12 हो जाएगा। और दोनों के लिए कारण क्या आएगा? आयत की सम्मुख भुजाएं। क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमें ये समझ में आया कि ये 12 है और ये 10 है। अब ये सुनना, ध्यान दो, टारगेट क्या है? ये ज्ञात करना। तो ये ज्ञात करने के लिए ये हिस्सा तो हमें मालूम पड़ गया, जल्दी से सिर्फ सोचना है कि ये वाला हिस्सा कितना होगा। तो उसके लिए आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण मालूम है, और इस कोण के नजरिए से ये सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा। तो कोण के नजरिए से एक सम्मुख भुजा और एक संलग्न भुजा से संबंधित कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? tan अनुपात। तो हमको पहले यहाँ पे देखो बहुत सारे आकृति में भीड़ है, इसलिए थोड़ा स्पष्टीकरण देना होगा कि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC में tan थीटा बराबर, फिर से बेसिक, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यहाँ पे tan 60 की बात करेंगे हम,
और यहाँ पे सम्मुख भुजा मतलब CE और संलग्न भुजा मतलब AE। अब देखो जैसे पिछले सवाल में था tan 60, वहां भी था, यहाँ पे भी tan 60 की बात हो रही है। तो tan 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3, और CE यहाँ पर हमें नहीं मालूम तो ऐसे ही लिख लिए, और AE के स्थान पर 12 लिख दिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्लियर हो गया है। फिर से यहाँ तिर्यक गुणा की बात आ जाएगी, तो आपको मिलेगा CE बराबर 12 करड़ी में 3। अब देखो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आया नहीं परिमेयीकरण का, क्योंकि हर में अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमें सीधे सीधे उत्तर प्राप्त हो रहा है कि CE बराबर 12 करड़ी में 3। अब देखो यहाँ दो बातें हैं, अगर करड़ी में 3 का मान दिया होता तो यहाँ हम मान रख करके गुणा करके एक CE का अलग मान निकाल लेते हैं। नहीं दिया तो भी आप चाहो तो मान रख करके गुणा करके एक अलग मान निकाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि प्रश्न में CE नहीं ज्ञात करना है, हमें CD ज्ञात करना है। तो इसलिए CD बराबर, CD पर विचार करना है तो क्या होगा, CE प्लस ED। कारण इसका लिखना होगा आपको C', E', D। इसलिए CE का मान अभी भी हमको समझा 12 करड़ी में 3, और ED का मान जैसे कि हमने पहले यहाँ पे क्लियर किया, चाहे ED का हो चाहे DE का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 10। ये आ गया CD का मान। याद रखना इसको हमें मीटर में व्यक्त करना है, तो मीटर में ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होता है कि CD बराबर 12 करड़ी में 3 धन 10। अब इसमें भी कभी कभी चूक होती है, कभी कभी बच्चे 10 में 12 को जोड़ देते हैं। याद रखो ये दोनों सजाती नहीं है, जब एक करड़ी वाला है ये बिना करड़ी वाला है, इनको जोड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, अगर इधर भी करड़ी में 3 होता तब दोनों को हम जोड़ सकते थे। इसलिए आपको उत्तर लिखना है कि दूसरी इमारत की ऊंचाई बराबर 12 करड़ी में 3 धन 10 मीटर। ये कोष्टक में लिखेंगे ताकि ये उससे स्पष्ट होगा कि मीटर जो इकाई है दोनों के लिए लागू होता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से सवाल किया जा सकता है, और अगर आप डायग्राम सही तरीके से समझ रहे हो तो सवाल आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में बचे हुए 3 सवाल का स्पष्टीकरण आपको देंगे। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करते रहो। धन्यवाद।